अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शुएब भट्टी। आप देख रहे हैं प्रोग्राम खोज अब तक। आज हम खोज लगाएंगे मेडिकल के तालिब इल्मों के इक़दाम खुदकुशी का। ये खोज है उन तालिब इल्मों का जो तालीमी या समाजी और अपने खानदानी दबाव की वजह से ज़हनी अजियत का शिकार हैं। ये खोज है उन बच्चों का जो अपने मसाइल को हल नहीं कर पाते और अकेले रह जाते हैं और खुदकुशी को प्रायोरिटी देते हैं। खुदकुशी एक ऐसा इक़दाम है जिसे दीन इस्लाम में भी हराम करार दिया गया है। वालिदैन को अपने बच्चों के साथ कम्युनिकेशन करनी चाहिए ताकि ऐसे वाक़यात ना हो सके। हम इस पहलू पर भी आज खोज लगाएंगे। कुछ मार्क्स का इशू था, कोई इसके टेस्ट में नंबर कम आए थे। असल में हम फैमिली को खुद भी बहुत ज़्यादा प्रोब नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये थोड़ा सा एक उनका डोमेस्टिक इशू है। हॉस्टल में वो नीचे कैंटीन पे बैठा रहता था और आसमान को घूरता रहता था, दीवारों से बातें भी करता था। इनफैक्ट जब उसने जंप की उससे पहले भी वो कोई उसने बात की, कोई बंदा वहाँ नहीं था। तो ऑल दीज थिंग्स पॉइंट टू सर्टेन एलिमेंट जो मेडिकली शायद थी। लाहौर की एक निजी यूनिवर्सिटी में खुदकुशी की कोशिश का अफसोसनाक वाकया पेश आया। 21 साला तालिबा फातिमा ने यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग की दूसरी मंजिल से छलांग लगाकर खुदकुशी की कोशिश की। फातिमा को तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया जहां इनका इलाज जारी है। फातिमा ने यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग की दूसरी मंजिल से छलांग लगाकर खुदकुशी की। फातिमा को तशवीशनाक हालत में जनरल अस्पताल मुंतकिल किया गया। फातिमा का मोबाइल फोन कब्जे में ले लिया गया और सीसीटीवी फुटेज की जाँच भी की जा रही है। यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने 9 रुकनी इंक्वायरी कमेटी तश्कील दी जो कि वाक़े की तफसीलात का जायजा लेगी। यूनिवर्सिटी ने ऑनलाइन क्लासेस का नोटिफिकेशन जारी किया ताकि तलबा की हिफाजत को यकीनी बनाया जा सके। नाज़रीन, मेडिकल के तलबा की इक़दाम खुदकुशी के मामले पर हम यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर पहुंचे हैं और यहाँ पर खोज लगा रहे हैं। हमारे साथ मौजूद है साइंस ऑफ फैकल्टी के डीन डॉक्टर बिलाल। डॉक्टर साहब, ये क्या वाक़या था? और एक तलबा ने खुदकुशी का एक ऐसा किया और जिसमें अनफॉर्चुनेट अब उसकी तबीयत बेहतर है, ठीक है, और इंतज़ामिया ने ऐसे क्या इकदाम किए जो आइंदा से वाक़यात नहीं होंगे। और ये इंसिडेंट क्या था? जी, इंसिडेंट इस तरह था कि लास्ट ये जो भी हमारा पीर गुजरा है इस पे एक तालिबा स्कूल आती है घर से, उसके भाई ने और उसकी वालदा उसको 7 बजे यूनिवर्सिटी लेके आते हैं। वो तालिबा यूनिवर्सिटी में आती है जब बहुत थोड़े लोग यहाँ होते हैं, शायद अभी काम करने वाले लोग भी यहाँ नहीं आए होते। उसके बाद वो तालिबा किसी से फ़ोन पे बात करती है जो हमारे सीसीटीवी फुटेज में मौजूद है। 20 से 30 मिनट वो फ़ोन पे बात करती है और उसके बाद फ़ोन के बात करने के बाद तकरीबन 10 से 15 मिनट के बाद वो एक अटैम्प्ट कर लेती है और नीचे कूद जाती है। सुसाइड अटैम्प्ट कर लेती है। इसकी फुटेज मौजूद है, सीटी बिल्कुल है, सारा कुछ है। ये तो हो गया जी जो इवेंट था। उसके बाद यूनिवर्सिटी ने फ़ौरन से जैसे ही इक़दाम हुआ, तकरीबन 5 मिनट के अंदर उस बच्ची को उठा के हमारा अपना हॉस्पिटल है जो टीचिंग हॉस्पिटल है बिल्कुल साथ में, वहाँ पे ले जाया जाता है। उसको तिब्बी इमदाद प्रोवाइड की जाती है इनिशियल सारी, जिसमें सीटी स्कैन से लेके उसको स्टेबल करने, जो भी उसकी इंजरीज़ हैं जिस तरह से भी उसको इमोबलाइज़ करना है वो सारा कुछ करने से लेके, उसका इनिशियल जितनी भी असेसमेंट थी वो करने से लेके, और उसके बाद उसको ये देखना, उसके उतनी देर में उसके भाई भी आ जाते हैं और वो आके यही कहते हैं कि जी हम तो अभी तो खुद कुछ छोड़ के गए थे, ये कैसे हो गया। तो बहरहाल उनसे पूरा मशवरा करने के बाद इसको लाहौर जनरल हॉस्पिटल, क्योंकि न्यूरो सर्जरी उसकी हेड इंजरी होती है, तो उस हेड इंजरी के लिए उस सबसे बेहतर जगह जहाँ पे उसको ले जाया जा सकता था वो था लाहौर जनरल हॉस्पिटल। तो यूनिवर्सिटी की एम्बुलेंसेस और उसमें सारों को लेके उस बच्ची को लेके लाहौर जनरल हॉस्पिटल पहुँचा दिया जाता है। जिस टाइम पे बच्ची को यहाँ से शिफ्ट किया गया उस टाइम पे उसका जो हमारी बेहोशी होती है जिसे आप कोमा कहते हैं, उसका एक स्केल है, उसको कहते हैं GCS, ग्लासगो कोमा स्केल। उसमें 15 में से नंबर दिए जाते हैं। तो उस टाइम पे उसका जो GCS है दैट वाज 3, विच इज़ द लोएस्ट, जो लोएस्ट हो सकता है किसी भी इंसान का, दैट इज़ 3। तो वो 3 पे थी। माशाल्लाह से हॉस्पिटल में हम थ्रू आउट उसके साथ रहे हैं, पूरी टीम, पूरी एडमिनिस्ट्रेशन उसके साथ थी, उसके वालिदैन के साथ, उसके भाइयों के साथ और उस बच्ची के साथ। इस टाइम पे कल जो मैं ख़ुद उससे मिला हूँ, शी इज़ अवेक। उसका जो एंडोट्रेकियल डाली हुई थी ऑक्सीजनेशन के लिए, वेंटिलेटर जो लगा था वो उतर गया हुआ है। वो बात सुन भी रही है, उस पर रिस्पॉन्ड भी कर रही है, बता भी रही है कि वो ठीक है। और माशाल्लाह ये बहुत बड़ी इम्प्रूवमेंट है। अभी GCS अगर जब रिस्पॉन्ड करना शुरू कर दे को पेशेंट, तो GCS की इतनी बेहतर तबीयत उसकी है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा, इनिशियली तौर पर मालूम किया गया, बताया गया कि बच्ची के कुछ मार्क्स कम थे, कुछ तलबा ने ये इल्ज़ाम आए थे, क्या इस वाले में कोई सदाकत है या ये एक इल्ज़ाम था? नहीं, ये एक इल्ज़ाम था। ये स्टूडेंट हमारी जो है फार्मेसी के फर्स्ट सेमेस्टर की स्टूडेंट है।
फर्स्ट सेमेस्टर की स्टूडेंट का मतलब ये है कि उसका अभी इम्तिहान अभी आना था, जो इस पीर जो आने वाला पीर है इससे शुरू होना, तो उसने अभी पहला सेमेस्टर का एग्जाम तो दिया ही नहीं। हाँ, उसने मिड टर्म्स दिए हैं जिसमें वो पास है तमाम सब्जेक्ट्स में और उसके नंबर अच्छे हैं। उसकी अगर हाजिरी की बात की जाए कि जिसकी बेसिस पे उसने इम्तिहान में बैठना था, तो इस बच्ची की हाजिरी हमें जो हायर एजुकेशन कमीशन या फार्मेसी काउंसिल जो रेगुलेट करती हैं यूनिवर्सिटी को या इस प्रोग्राम को, उसकी रिक्वायरमेंट है कि जी मिनिमम हाजिरी 75% होनी चाहिए किसी भी बच्चे की इम्तिहान में बैठने के लिए। इस बच्ची की हाजिरी फातिमा, इसकी हाजिरी जो है वो है 80% हर कोर्स में या उससे ऊपर, 90% से ऊपर भी। तो इसको इम्तिहान में बैठने से कोई नहीं रोक रहा था। मिड टर्म इसका क्लियर था। इम्तिहान, ओरिजिनल इम्तिहान जो साल के एंड में, जो जिसे हम हमारे ज़माने में एनुअल सिस्टम था, जो साल के एंड पे होता था, सेमेस्टर में 2 इम्तिहान होते हैं, हर सेमेस्टर के एंड पे होता है। जो आखिरी इम्तिहान फाइनल टर्म होना था वो भी होना था। तो उसका ये इस बात में कोई सदाकत नहीं कि इसको इम्तिहान में कोई प्रॉब्लम फेल हो गई थी या कोई इसको रिपीट करना था, कुछ नहीं। अभी तक तो इसने स्टार्ट ही नहीं किया, इसका तो जीपीएस स्टार्ट ही नहीं हुआ। पुलिस ने वाकये की तफ्तीश शुरू कर दी और तलबा के लवाहिकीन के बयानात रिकॉर्ड कर लिए। पुलिस का कहना है कि मोबाइल फोन रिकॉर्ड और सीसीटीवी फुटेजेस की जांच के बाद ही वाकये के असल वजह सामने आ सकती है। इसको पुलिस को हमने, जब ये हुआ वाकया हुआ, तो पहली कॉल हमारी तरफ से गई 15 को, जो कि इमरजेंसी के लिए आप करते हैं। उस पर पुलिस आ गई, पुलिस ने आगे प्रॉपर जो रिस्पॉन्ड किया। जहाँ से बच्ची ने ये अटैम्प्ट की है उस जगह उसने अपना हैंडबैग छोड़ा था, जिसके अंदर उसका फ़ोन भी था, उसके अपने कोई बुक भी थी और सारा कुछ, कार्ड्स वगैरह सारा कुछ उसी में था। पुलिस ने आके वो अपनी कस्टडी में ले लिया। उस कस्टडी में लेने के बाद पुलिस ने उसमें से फ़ोन बरामद किया और उस भाई के साथ ये पुलिस वालों ने बात की। आई वॉज देयर, तो बच्ची का भाई था, जो इसका बच्ची का भाई, हाँ जी, वो अभी वहाँ पे हॉस्पिटल में मौजूद है। उससे आके पुलिस ने पूछा कि यार ये फ़ोन है जो हमें मिला है, ये लॉक है, इस पर कोई पैटर्न है क्या? अगर आपको पता है तो इसको पैटर्न लगाएं तो खोल दें। उसने पैटर्न खोल दिया और उसके अंदर उसने सबसे पहले वो, चूंकि हमारे पास सीसीटीवी फुटेज थी कि इसने बात की है, तो उसने सबसे पहले कॉल लॉग में ये देखा कि इसमें कोई कॉल है जो 20 मिनट की है, बिकॉज सस्पेक्ट वही बनता है कि जिसको आखिरी कॉल की, उसी से कोई इन्फॉर्मेशन आ सकती। उस फ़ोन लॉग में कोई नंबर मौजूद नहीं था। इस बच्ची ने फ़ोन पे बात करने के बाद वो फ़ोन नंबर डिलीट कर दिया कॉल लॉग से। उसके बाद आगे पुलिस इसी की बेस के ऊपर अपनी इंक्वायरी करती रही और अभी बहुत सारी खबरें हैं जो मार्केट में चल रही हैं, जो मीडिया पे आ भी रही हैं कि किसी को पकड़ भी लिया गया, सारा कुछ है। बट अभी तक मेरे ख्याल में पुलिस की तरफ से कोई फॉर्मल स्टेटमेंट नहीं है। आपकी पुलिस का इसमें मौक़िफ़ ये है अभी कोई हमारे पास एप्लीकेशन नहीं है। लाहौर की एक निजी यूनिवर्सिटी में 15 रोज के दौरान खुदसोजी के 2 वाकयात सामने आए। पहले वाकये में तालिबे इल्म की फौरी मौत वाकया हो गई, जबकि दूसरे वाकये में तलबा को शदीद चोटें आईं। इसे फौरी अस्पताल मुंतकिल किया गया जहां इसका इलाज जारी है। बच्चे का नाम अवैस था। उस अनफॉर्चुनेटली ये फार्मेसी का 5th सेमेस्टर का स्टूडेंट था। इसको फातिमा फर्स्ट सेमेस्टर की थी, वो 5th सेमेस्टर का था। आज तक उस बच्चे ने किसी भी सेमेस्टर में कोई उसका रिपीट नहीं था। रिपीट मीन्स के कोई फेल हो गया और उसने रिपीट किया। उसका CGPA 3.14 था। फीस आज तक उसकी कोई भी ऐसी नहीं थी जिसको जो लेट जमा हुई हो, जिस पे कोई फाइन पड़ा हो, बिल्कुल टाइमली फीस आ जाती थी। कोई पैसे का इशू नहीं था। उसकी फैमिली से हम मिले हैं, सारा कुछ, उसके गांव तक गए। फैमिली इज़ वेल ऑफ और वो बड़े आराम से उसकी एजुकेशन अफोर्ड कर सकती थी। उसका CGPA 3.14 का मतलब है कि अच्छा पढ़ने वाला बच्चा था। अटेंडेंस का उसका कोई इशू नहीं था। इशू कहाँ है डॉक्टर साहब? सर इसमें जो है ना, अभी हमारी इंक्वायरी कमेटी, मैं उसका मेंबर भी हूँ इंक्वायरी कमेटी का, जो यूनिवर्सिटी ने बनाई, और एक इंक्वायरी कमेटी CM के डायरेक्टिव्स पे भी बनी, जिसमें जो हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के थ्रू बनी, और उसमें तो हमने इन्वेस्टिगेशन सारी की और अभी तक हमने उस रिपोर्ट को आगे सबमिट नहीं किया। लेकिन जो इनिशियल हमारे पास फाइंडिंग है, मैं ये तो कह सकता हूँ कि एकेडमिकली ही वो साउंड, लेकिन मैं शायद उसके जो हेल्थ इश्यूज या मेंटल स्टेटस, उसके ऊपर अभी कमेंट करना नहीं चाहूँगा जब तक कि वो रिपोर्ट ना आ जाए, क्योंकि एक कॉन्फिडेंशियल होगी। उसके बाद यूनिवर्सिटी ये डिसाइड करेगी कि इसके ऊपर हमने क्या प्रेस रिलीज देनी है। जो एक चीज़ मैं आपको बता सकता हूँ, जो हमारे पास कुछ स्टेटमेंट्स आए जो उसके रूममेट्स के थे, जो हॉस्टल में उसके साथ थे, बच्चों ने ये बताया कि जी आजकल के दौर में जो आजकल के जो बच्चे हैं ये फ़ोन के बगैर नहीं रह सकते। ये आप भी जानते हैं, हम देखते भी हैं। एक बच्चा जो आजकल के ज़माने का बच्चा है, जिसके पास स्मार्टफोन भी मौजूद है, वो 3-3 घंटे इंस्टेड ऑफ सिटिंग इन हिज रूम हॉस्टल में, वो नीचे कैंटीन पे बैठा रहता था और आसमान को घूरता रहता था, दीवारों से बातें भी करता था। इनफैक्ट जब उसने जंप की उससे पहले भी वो कोई उसने बात की, कोई बंदा वहाँ नहीं था। तो ऑल दीज थिंग्स पॉइंट टू सर्टेन एलमेंट
जो मेडिकली शायद थी, लेकिन ज़ाहिर डायग्नोसिस को तो कोई भी नहीं है, और एक मौत हो गई, एक बड़ी प्रेशियस लाइफ थी जो चली गई। तो उसको मेरे ख्याल में हम अभी तक मेरा ये होगा कि जी हमें इंस्टेड कि हम ये देखें कि क्यों ये हुआ, ये देखने की ज़रूरत है कि ऐसी चीज़ों को कैसे रोका जा सकता है। दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। हम 15 दिन 20 दिन पहले हुई एक इवेंट को अभी तक हमारे पता नहीं क्या क्या उसके ऊपर बातें की गई, बहुत सारे बयानात दिए गए जिनके पीछे कोई सदाकत नहीं है, कुछ नहीं है। इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट जो उन्होंने की है, जो इंडिपेंडेंट हुई है, जो थ्रू हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट है, वो भी कुछ दिनों में आ जाएगी। वो भी यहाँ आए, उसमें वाइस चांसलर्स थे दूसरी यूनिवर्सिटीज़ के, उन्होंने सारों से इंटरव्यूज़ भी किए, उनसे सारा वो भी लिया, स्टेटमेंट्स भी लिए, वो भी आ जाएगी। मेरे ख्याल में लेट्स वेट एंड सी। लेकिन यस, हमें ना सिर्फ हमें, सबको, जितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं पाकिस्तान में, सबको बैठ के ये समझने की ज़रूरत है, वी आर डीलिंग विद अ न्यू जनरेशन विच इज़ कॉल्ड जनरेशन जी। इसके साथ हमने कैसे मिल के ऐसे कोई तरीका कार करना है कि इनके ये मसाइल हम दूर कर पाएँ और आइंदा ऐसा कोई ना हो। इसमें कोई कोशिश करवाए जा रहे हैं क्योंकि ऐसे बच्चे जो आगे फ्यूचर में तो ये डॉक्टर्स हैं, जिन्हीं बच्चों ने आगे एक मसीहा बनना है और एक पूरी चीज़ों को चलाना है, क्या इनके लिए कोई काउंसलिंग कोर्सेज ऐसे नहीं होते जिससे इनकी मेंटली हेल्थ चेक की जाती है, या आगे आपकी कुछ स्ट्रेटजी ऐसी है कि करवाने की? बिल्कुल है। मैं पहले ये थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि जो इस तरह के केसेस हैं जिसमें कोई मेंटल हेल्थ का कोई एलिमेंट है, इनको डायग्नोज करना बहुत मुश्किल है। या तो बहुत आसान होता है या बहुत मुश्किल होता है। बहुत मुश्किल इसलिए होता है कि बच्चे जो होते हैं ये अच्छा पढ़ते हैं, नॉर्मल बच्चों की तरह होते हैं। जैसे मैंने आपको इसका बताया वैस का कि उसमें अगर मैं टीचर हूँ, अगर आप मुझे कहें कि आप टीचर हैं और मैंने बच्चे को आइडेंटिफाई करना है, तो मेरे पास कोई भी इंडिकेटर नहीं है कि मैं उसको आइडेंटिफाई कर सकूँ। उसका CGPA बहुत अच्छा है, अटेंडेंस उसकी पूरी है, इंतहाई शरीफ बच्चा है, कोई उसका अनफेयर मीन्स का या कोई उसका डिसिप्लिनरी केस कभी नहीं हुआ, कभी उसने कोई बदतमीजी नहीं की। जिस बच्चे से भी आप बात करेंगे, उसके क्लास वाले से जिससे भी हमने बात की, उसने कहा जी इंट्रोवर्ट था। इंट्रोवर्ट का मतलब है कि जी बातचीत नहीं करता था। दैट वाज द ओनली थिंग जो हर बच्चे के थ्रू हमें उसके क्लास फेलोज ने हमें बताई। ऐसे बच्चे को जो एकेडमिकली बहुत साउंड हो, बहुत अच्छा हो, उसको आइडेंटिफाई करके निकालना, उसके लिए 1-to-1 काउंसलिंग की ज़रूरत है विद द हेल्प ऑफ अ साइकोलॉजिस्ट। यूनिवर्सिटी के अंदर पूरा साइकोलॉजी का डिपार्टमेंट है, 2 साइकोलॉजिस्ट पहले के बैठे हुए हैं जो इस तरह के बच्चा कोई भी हो उसके लिए मौजूद है कि जी वो अगर हमें आइडेंटिफाई हो तो वहाँ पे भेजा जा सकता है। आफ्टर दिस इवेंट यूनिवर्सिटी ने कुछ और स्टेप्स लिए, जिनमें से एक तो ये है कि हमने वेलबींग सेंटर बनाया यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर का, उसके अंदर 2 साइकोलॉजिस्ट और हायर किए ताकि एक ऐसा कोई भी बच्चा कोई आइडेंटिफाई हो, हम उसको साइकोलॉजी सेंटर में ले जाके उसको काउंसलिंग कर सकें। वो हमारा बन रहा है। उसके बाद हमने दूसरी चीज़ ये की प्रिवेंटिव मैयर के हमने नेट्स लगा दिए हैं ताकि अगर कोई आपके जितने ओपन एरियाज हैं उसमें नेट लगाए गए, और लगाने का मकसद ये है कि अगर कोई इस तरह का काम करे खुदा ना खास्ता, तो उसकी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ लाइफ है, उसकी लाइफ बचाई जा सके। फिर है अगर बच जाएगा तो फिर काउंसलिंग होगी ना, फिर अगली चीज़ होगी। अगर जान ही नहीं रहेगी तो कुछ नहीं रहेगा। तो इसलिए ये वाली चीज़ हमने करना शुरू कर दी। फिर हमने तीसरी चीज़ जो की वो की कि ग्रीवेंस कमेटी एक बनाएगी। ग्रीवेंस कमेटी का मकसद ये है कि कोई ऐसा बच्चा जिसको किसी भी किस्म का इशू है रिगार्डिंग फीस, रिगार्डिंग अटेंडेंस, रिगार्डिंग कोई टीचर, कोई इस तरह की कोई चीज़ हो रही है, हाँ कुछ भी है, वो ग्रीवेंस कमेटी में एप्लीकेशन दे देता है। उसका भी मैं मेंबर हूँ। 2 हमारी उस मीटिंग्स हो चुकी हैं, उसमें बेशुमार एप्लीकेशंस भी आई और उनके ऊपर उसके TORs में लिखा हुआ है कि विद इन 5 डेज़ हमने डिसीजन देना है ताकि बच्चे को इंतज़ार ना करना पड़े। ऑलरेडी उसकी ग्रीवेंस है, हम उसको इंतज़ार करते रहें, उसको लंबा चलाते रहें, उसका कोई फ़ायदा नहीं। तो हमने विद इन 5 डेज़ उनको डिसीजन देना होता है और हम उनको डिसीजन देते हैं। बच्चा आता है, अपना जो भी उसका मौक़िफ़ होता है वो बताता है, उसके ऊपर बातचीत होती है। सबसे मज़ेदार बात यह है कि आई थिंक इन पाकिस्तान वी आर द ओनली यूनिवर्सिटी टिल नाउ जिसने ग्रीवेंस कमेटी में हमने 3 डीन्स हैं जो फ्रॉम द फैकल्टी साइड, 3 स्टूडेंट्स हैं। स्टूडेंट्स उसमें बिठाए हैं ताकि स्टूडेंट भी देखें कि हर चीज़ फेयर, हाँ बातचीत हो सके, हर चीज़ फेयर एंड स्क्वायर हो, उन्हें पता हो कि यार जो डिसीजन किया गया है इसके पीछे लॉजिक क्या है, वाकई में कोई सही डिसीजन है, बच्चे की गलती है, वो उनको भी रखा गया। इसके बाद यूनिवर्सिटी ने हमारी जो बाकी की कमेटीज़ हैं जिसमें अनफेयर मीन्स कमेटी है, उसके ऊपर आज नोटिफाई हो गया, उसमें 3 स्टूडेंट शामिल हो गए। हमारी एकेडमिक काउंसिल है जो कि यूनिवर्सिटी की स्टेटरी बॉडीज़ होती हैं जितनी भी होती हैं
उनमें सबसे हाईएस्ट होती है दैट इज एकेडमिक काउंसिल, जो फैकल्टी के पॉइंट उसमें होती है, उसके अंदर 3 स्टूडेंट शामिल होंगे, तो वी आर द ओनली वन हु आर इंक्लूडिंग स्टूडेंट्स इन ऑल अवर कमेटीज, ताकि स्टूडेंट को भी ऑन बोर्ड किया जा सके खत्म करने के लिए। आपने ये एक अच्छा इकदाम किया है ताकि आइंदा ऐसे इकदाम ना हो। दूसरी जानिब चेयरमैन मेडिकल बोर्ड ने मेडिकल रिपोर्ट प्रिंसिपल प्रोफेसर फारूक अफजल को पेश कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक मरीजा फातिमा की हालत बेहतर है, ताहम वाइटल्स मुस्तहकम है। अजीम, निजी यूनिवर्सिटी में तलबा का इक़दाम खुदकुशी, इस पहलू पर हम खोज लगा रहे हैं। हॉस्पिटल पहुंची गई, किस हालत में थी, हॉस्पिटल इंतजामिया की जानिब से 9 रुकनी बोर्ड तश्कील दिया गया। इस बोर्ड के सरबरा हमारे साथ मौजूद है। प्रोफेसर, बहुत शुक्रिया आपका। तलबा को किस हालत में यहाँ पे लाया गया था, अब कैसी कंडीशन है और क्या आपने सर्जरीज उसकी की है अभी तक? जी, तलबा फातिमा जो कि 21 साल बच्ची है और ये निजी यूनिवर्सिटी में आपको जैसे इल्म है कि इसने इक़दाम खुदकुशी किया। उसके बाद इसकी इनिशियल मैनेजमेंट तो यूनिवर्सिटी में ही स्टार्ट हो गई थी और यूनिवर्सिटी में उन्होंने जो भी इनिशियल इमरजेंसी के मेजर्स थे वो लिए और उसके बाद उन्होंने, क्योंकि उनके पास न्यूरो सर्जरी की एडवांस फैसिलिटीज़ नहीं थी, तो उन्होंने उसको लाहौर जनरल हॉस्पिटल हमारे पास शिफ्ट कर दिया। तो जिस वक्त हमारे पास इमरजेंसी में आई है तो उसका ब्लड प्रेशर बहुत कम था, उसकी धड़कन की रफ्तार बेतरतीब थी और उसका कॉन्शियस लेवल बिल्कुल नहीं था। और उसके बाद ये कि ATLS प्रोटोकॉल्स होते हैं, उसके तहत फ़ौरन से बच्ची को हमने पिकअप किया, उसके CT स्कैन पर बाकी की इन्वेस्टिगेशन जो थी वो कराई गई और उसको तिब्बी इमदाद जो थी, जो कि एमरजेंसी मेजर्स के लिए होती है, वो तिब्बी इमदाद शुरू कर दी। और हमारे सर्जरी और ऑर्थोपेडिक्स के डिपार्टमेंट थे, दे वर ऑन बोर्ड और फिर उसके स्टेबलाइजेशन के लिए उसको हमने ICU शिफ्ट किया। उस वक्त बच्ची के हालात ऐसे थे कि वो वेंटिलेटर के बगैर सांस नहीं ले पा रही थी, तो उसको वेंटिलेट कर दिया गया वेंटिलेटर के साथ। और उसके बाद फिर यह है कि हमने उसकी ग्रेजुअली स्टेबलाइजेशन की। तो हीमोग्लोबिन बहुत कम थी, बाकी के उसके कुछ काउंट प्लेटलेट्स वगैरह कम हुए हुए थे, कुछ ब्लीडिंग की वजह से हो जाते हैं, तो उसको खून की 1-2 बोतलें लगाई गई और फाइनली फिर सेम डे के ऊपर शाम के अंदर ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट ने उन्होंने फिर इसके, क्योंकि टांगों की दोनों हड्डियाँ टूटी हुई थी और टखनों के ऊपर भी फ्रैक्चर्स थे, तो उसकी जो है ना इनिशियल फिक्सेशन की गई है और उसके बाद मरीज़ को दोबारा हम वापस ले आए और वेंटिलेटर पर हमने उसको रखा। नेक्स्ट डे फिर यह है कि हमारी न्यूरो सर्जरी की टीम थी वो भी साथ ही में इन्वॉल्व हो गई थी, उन्होंने CT स्कैन रिपीट कराए और फिर यह है कि हमने इनिशियली हमने 4 रुकनी बोर्ड बनाया था और उसके बाद हमने बोर्ड को एक्सपैंड करके उसको हमने 8 रुकनी बोर्ड के अंदर कन्वर्ट कर दिया। तो इस बोर्ड के अंदर सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, इसके अलावा इसमें पल्मोनोलॉजी है, इसमें मेडिसिन के लोग हैं, इंटेंसिव केयर के लोग हैं, पैथोलॉजी के लोग हैं और फाइनली कल से हमने हमारे ना साइकेट्री की हमारी प्रोफेसर है वो भी इस बोर्ड के अंदर ऐड हो गई है। टोटल 9 रुकनी बोर्ड हो गई है। 9 रुकनी बोर्ड है इस वक्त और हम डेली बेसिस के ऊपर सुबह 9-10 बजे इसको एवेल्युएट करते हैं और उसके बाद जो भी अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, जो उसकी इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से जो भी उसकी कोई राय बोर्ड एक हतमी नतीजे पर पहुँचता है वो ऑर्डर कर दिए जाते हैं और पिछली चीज़ें जो हैं उनको रिव्यू कर लेते हैं। सो इन द मीन टाइम जो बड़ी अच्छी खुशआइंद बात है कि जो कि हमें लग रहा था कि इसके ब्रेन की इंजरी काफ़ी सीवियर है, लेकिन बड़ी ड्रामेटिकली मुजाती तौर पे उसने बड़ी अच्छी रिकवरी शो की है और कल हमने उसका वेंटिलेटर जो था वो हमने उसको वेंटिलेटर से ऑफ कर दिया है। तो कल का दिन तो वो ऑक्सीजन के ऊपर ही रही है, लेकिन ये है कि आज सुबह से वो बिल्कुल ऑक्सीजन फ्री है और कल ही से वो कॉन्शियस थी। तो हमने ये किया कि हमने उनके पेरेंट्स को गाइड किया कि नहीं, जब आपने इससे बातचीत करनी है तो आपने बड़ी कंट्रोल्ड बात करनी है, आपने पुराने ट्रॉमा के मतलब कोई इसको ऐसी चीज़ नहीं याद करानी कि जिससे वो इसकी वो जो हालत गैर हो, हाँ जी, हालत गैर हो या उसकी वो बैड मेमोरी ट्रिगर हो जाए। तो वो कल बड़े अच्छे हालात में हमने अपनी निगरानी में इसके बहन भाइयों की और वालदा की हमने बच्ची से मुलाकात कराई। कल उसका रिस्पॉन्स रिलेटिवली स्लो था, आज वो और भी बेहतर है। तो कल हमारी सेक्रेटरी की जो प्रोफेसर हैं उन्होंने पहले आके फैमिली को सारा ब्रीफ किया है और उनको बताया है कि ज़ाहिर है जो बाकी तो चले जो मसले चल रहे हैं वो तो चल ही रहे हैं, लेकिन ये कि जो इसकी अब जहनी हालत को कंट्रोल में रखना है तो वो बहुत अहम है इसकी आइंदा ज़िंदगी के लिए। तो आज भी सुबह उन्होंने विजिट किया, उनकी साइकेट्रिस्ट को खुद हैं और उनके साथ साइकोलॉजिस्ट हैं। तो इसमें इनिशियली ये होता है कि पहले बच्ची के साथ इसको होता है ना रेपो बिल्डिंग, यानी आप उसके साथ एक कनेक्शन इस्टेब्लिश करते हैं और फिर उसको ग्रेजुअली उस कनेक्शन के साथ आप अपना एक उसका कॉन्फिडेंस जीतते हैं और फिर आप ऐसा ऐसा जो भी वो मालूमात हमें देगी और फिर उसकी रोशनी के अंदर 2 तरीके से इसका वे फॉरवर्ड होता है। एक तो ये कि कुछ अद्वियात दी जाती हैं और बाकी काउंसलिंग सेशंस जो है ना वो इसके चलते चले जाते हैं।
एक और चीज़ जो है वो इसका लंबर वर्टिब्रा है, एक वो फ्रैक्चर है, तो हमारी न्यूरो सर्जरी की टीम जो है वो हमारे साथ इन्वॉल्व है और कल भी उन्होंने देखा था, आज भी उन्होंने देखा है। तो अभी फ़िलहाल क्योंकि उसकी नौयत ऐसी नहीं है कि अर्जेंट सर्जरी की उसको ज़रूरत हो, तो इंशाल्लाह 1 से 2 दिन के अंदर जो है वो प्लान करेंगे और जो इनकी वर्टिब्रा की सर्जरी है वो भी इंशाल्लाह इनकमिंग फ्यू डेज जो है ना वो भी प्लान हो जाएगी। अच्छा प्रोफेसर साहब ये बताइएगा कि इनिशियली तौर पे क्या मालूमात हुई, क्योंकि इन्होंने तो अभी तक FIR भी नहीं अपनी लॉन्च करवाई, तो वैसे क्या उनके वालिदैन ने इससे बात की कि बच्चे ने ऐसा क्यों इकदाम उठाया, क्योंकि ये खुद फार्मेसी की स्टूडेंट थी और इसने ये इकदाम खुदकुशी करने का क्यों ऐसा स्टेप लिया? अच्छा, इसमें मैं आपको ये बस थोड़ा सा जो हमें ब्रीफ पता चला है कि कुछ मार्क्स का इशू था, कोई इसके टेस्ट में नंबर कम आए थे। असल में हम फैमिली को खुद भी बहुत ज़्यादा प्रोब नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये थोड़ा सा एक उनका डोमेस्टिक इशू है। सो एज अ क्लिनिशियन वो हमारे लिए कोई बहुत इसलिए हमने बीच में हमारे साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट को हमने इन्वॉल्व किया कि दे आर द बेटर पर्सन टू डील विद दोज पीपल, और उसके अंदर ये कि जो भी उनकी जो भी कोई इशू है, सिर्फ मार्क्स का इशू इनिशियली तौर पे मालूम हो सका है, बस कि हमें भी इतना ही पता चल सका है। और मुझे भी ये मीडिया के थ्रू पता चला है क्योंकि हम उनके साथ बहुत लिमिटेड गुफ्तगू कर रहे हैं और इस एस्पेक्ट के ऊपर हम उसको मजीद प्रोब नहीं कर रहे हैं उनके कुछ सोशल मीडिया या कुछ और जगह पे कुछ ऐसे इकदाम ऐसी भी अफवाहें चल रही हैं कि किसी लड़के का था, ऐसी चीजें थी, जबकि इब्तदाई तौर पे पुलिस को तो एक FIR भी अभी तक पुलिस ने नहीं दी और ना ही इन्होंने पुलिस को कोई रिपोर्ट की है। पुलिस अभी सिर्फ अपनी इनिशियल उसके ऊपर 100 जो कार्रवाई होती है उसके तहत सिर्फ यहाँ पर पहुंची थी मौका पर, लेकिन उनके पास तो अभी तक कोई एप्लीकेशन भी नहीं आ सकी है। हाँ, मैं वही बता रहा हूँ कि हमने फैमिली को ना इस सिलसिले में बिल्कुल हमने अपने प्रोब नहीं किया है क्योंकि ये हमने साइकेट्रिस्ट के लिए रखी हुई है जॉब, और इसके अलावा ये है कि जैसे जैसे वे फॉरवर्ड होगा, जाहिर है इसके अंदर ये एक मेडिकल लीगल केस है, इसमें हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव इनपुट भी होगा, तो उसको अकॉर्डिंगली फिर देख लेंगे। अच्छा प्रोफेसर साहब, आप स्पेशलिस्ट हैं तमाम तर चीज़ों के, ऐसे बच्चे क्यों ऐसे इकदाम करते हैं कि एक इतनी अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं और ये वो पढ़ाई जिन्होंने आगे कौम के वो मुमार बनना है और इन्होंने ही एक मसीहा बनना है आगे, और ये अभी से क्या इतना कैपेसिटी लेवल लूज कर देते हैं कि कोई इतनी सी मार्कशीट या किसी चीज़ से भी ये खुदकुशी जैसे इकदाम पे आ जाते हैं। और ये दूसरा वाकया है इसी साल के अंदर, जो रवां साल है, इसी में दूसरा वाकया इसी निजी यूनिवर्सिटी से पेश आया जिसमें वो बच्चा भी उसने भी इकदाम खुदकुशी की जो बाद में मौत की वादी में चला गया। इस बच्ची ने भी खुदकुशी का इकदाम किया, लेकिन अभी अनफॉर्चुनेट चूंकि आप लोगों की टीम एक बहुत अच्छी है, काबिल टीम है जो उसको बचाने में लगी हुई है और अब तक उसकी हालत भी बेहतर है। बच्चे ऐसी क्यों हरकत करते हैं और इनके लिए क्या मैसेज है? देखिए जी, इसमें मल्टीफैक्टोरियल है, इसमें कोई सिंगल फैक्टर तो आप कह नहीं सकते हैं। इसमें बहुत सारा आपका चाइल्डहुड ब्रिंगिंग कैसी है, आपका फैमिली सपोर्ट सिस्टम कैसा है, इसके अलावा कोई डोमेस्टिक इश्यूज हैं या अगर हैं तो उनको किस तरीके से एड्रेस किया जा रहा है। फिर ये कि जहाँ पे बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं वहाँ पे उनका दोस्ताना किस तरह के लोगों से है, और फिर बहुत ज़्यादा आपको पता है आजकल जो मीडिया हमारे पास सोशल मीडिया पे हर तरह की इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, वो नेगेटिव भी हैं वो पॉजिटिव भी हैं। कौन सा बच्चा कौन सी चीज़ को पढ़ के वो क्या इन्फ्लुएंस करता है और उससे वो क्या असर लेता है, ये बहुत सारे यानी फैक्टर्स हैं। बट गोइंग टूवर्ड्स सुइसाइड इज़ अ वेरी ह्यूज स्टेप, और जाहिर है ये ऐसा इकदाम होता है कि जिसको आप एक दिन या चंद घंटों में डिसाइड नहीं करते। मे भी कुछ प्रॉब्लम चल रहा हो, और वो भी बात की जो मल्टीफैक्टोरियल प्रॉब्लम जो चल रहे होते हैं एट टाइम, उनको अगर प्रॉपरली एड्रेस ना किया जाए तो हम अपने कॉलेज में, जैसे हमारा अमीरुद्दीन मेडिकल कॉलेज है, हम यहाँ पे भी जो है हमारे जो सेमिनार्स होते हैं या हम स्टूडेंट्स के लिए एक हम जिसको कहते हैं ना कि ये काउंसलिंग सेशन होते हैं, तो इनके अंदर साइकेट्रिस्ट और सीनियर फैकल्टी साथ में बैठते हैं और बच्चों को कॉन्फिडेंस देते हैं कि जी आपके कोई मामला, घरेलू मामला अगर हमसे डिस्कस करना चाहें या आपके जो जहाँ तालीम हासिल कर रहे हैं उससे रिलेटेड या आपके अदरवाइज कोई भी इश्यूज हैं, वो आए हमसे डिस्कस करें। क्योंकि जब भी आप बातचीत करते हैं तो चीज़ें रिजॉल्व होने की तरफ जाती हैं, आपको कोई ना कोई सलूशन को दे देता है। और इतने जो संगीन इक़दाम हैं जो ये बच्चे, या जैसे आपने जिक्र किया 2 बच्चों ने ये इक़दाम लिया, तो हो सकता है इसकी प्रिवेंशन हो। तो मेडिकल बोर्ड की सिफारिश पर फातिमा को एंटीबायोटिक अद्वियात में तब्दीली कर दी गई। मरीजा के सीने की कंडीशन में गुज़श्ता रोज की निस्बत बेहतरी रिकॉर्ड की गई। मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक खून और प्लेटलेट्स की मुंतकिली का अमल मुकम्मल हो गया। फातिमा को वेंटिलेटर से मुंतकिल कर दिया गया है। बेहोशी की अद्वियात कम करके फातिमा को दोबारा मेडिकल मुआयना किया जाएगा। मेरी अपनी ये सजेशन है,
उन निजी इदारे को भी है और बाकी इदारों को भी है कि मेरे ख्याल में हमें अपने स्टूडेंट लेवल के ऊपर जो है हमें रेगुलर काउंसलिंग सेशन जो हैं वो बच्चों के कराने चाहिए और उनको कॉन्फिडेंस देना चाहिए कि किसी किस्म की भी कोई प्रॉब्लम वो फेस कर रहे हैं, चाहे उनके घर की वजह से है या तालीमी जगह की वजह से, वो आए यहाँ के हमसे डिस्कस करें ताकि उसका कुछ ना कुछ दावा किया जा सके। मेडिकल के तालिब इल्मों के खुदकुशी के बढ़ते हुए वाकयात एक तशवीशनाक अमर है। इसके लिए तमाम लोगों को मिल बैठना चाहिए और वालिदैन को चाहिए कि अपने बच्चों पर कड़ी नजर रखें, उन्हें तालीम या किसी भी सूरत में ज़हनी दबाव का शिकार ना होने दें। यूनिवर्सिटी इंतजामिया को भी चाहिए कि ऐसे कोशिश कराए जाए जिससे ज़हनी दबाव का शिकार बच्चों में ऐसा तनाव ना पाया जाए। शोएब भट्टी और खोज अब तक टीम को इजाजत दीजिए, फिर मिलेंगे नई कहानी और नई खोज के साथ।